नाजरीन सलाम आदाब। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा। आज हम बात करेंगे आज के अहम तरीन मौजू पे, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो सारी चीज़ें यके बाद दीगरे होती चली जा रही हैं, जिसका अंदाज़ा नहीं था वो हम देख रहे हैं और आइंदा क्या होगा इसके बारे में सोचना भी मुश्किल महसूस होता है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं CAB के बारे में, जो इस वक्त सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा फिर राज्यसभा यानी कानून बनने के बिल्कुल कगार पे है। चंद मिनटों का फासला है, अभी जल्द ही सदर साहब तक पहुंचेगा और दस्तखत के बाद वो कानून बन जाएगा। इस वक्त जितनी बातें इसके बारे में हो रही हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आइंदा क्या होने वाला है। हमारी ये पार्टियां जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो इस मुल्क को किस दिशा में ले जाना चाह रही है पढ़े लिखे लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये इंतहाई अहम मौजू है कि संजीदा लोग जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे सर जोड़ के बैठें और ये सोचें कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है। जिन लोगों ने मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, इस मुल्क को एक मुल्क बनाया था, एक पावरफुल, एक ताकतवर, उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या सपना देखा था, उनके जहनों में क्या ख्वाब था, वो कहाँ ले जाना चाह रहे थे और आज हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से हमारा मुल्क किधर जा रहा है। ये बहुत अहम सोचने का विषय है, गौर करने का ये मौजू है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे अपने दो अहम मेहमानों के साथ। तो आइए हम सबसे पहले मिलते हैं अपने मेहमानों से। हमारे दाएं जानिब मौजूद हैं जनाब PC कुरेल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीदारी आंदोलन, और हमारे बाएं जानिब मौजूद हैं इस वक्त कॉमरेड DK यादव साहब, जो जन एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप दोनों सोशल कामों में और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो मुल्क की मसाइल हैं, उसके लिए हमेशा आगे आते हैं और ख़ास तौर पे मानवता के लिए, आम इंसानों के लिए जो काम हो सकता है वो करते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने दोनों मेहमानों से और समझेंगे कि जो हो रहा है वो क्या है और इस तनाजुर में आइंदा क्या हो सकता है, सिविल सोसाइटी के लोगों को क्या करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं जनाब PC कुरेल साहब से। सर, सबसे पहले तो एक रिवायती सवाल कि फर्स्ट इम्प्रेशन आपका क्या है CAB पास होने के बाद? देखिए, देश में जो ये हो रहा है, CAB पास हो गई तो ये देश को ये संदेश दे रहा है और इस देश के जो चिंतक लोग हैं, जो इस पर चिंतन करते हैं, जो समानता का सपना देखा था, जो इस देश को आज़ाद कराया था, जिन हमारी विभूतियों ने, हमारे जो है बुजुर्ग और इस देश के चिंतकों ने और संघर्ष करके बहुत बड़ा सपना उन्होंने था कि यह देश हमारा होगा, हम सब का होगा और हम सब लोग मिलकर इस देश को चलाएंगे। लेकिन आज ये स्थितियाँ ऐसी हो गई कि पहले से एक व्यवस्था थी, विकृत सामाजिक व्यवस्था, जिसे हम मनवाद के रूप में जानते थे, ब्राह्मणत्व के रूप में जानते थे, उसे उस समय नकारा गया था। सब लोगों ने मिलकर नकारा और उनके नेतृत्वकर्ता उस समाज के, उन लोगों ने भी नकारा कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है देश के लिए, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र के नहीं, हम ये भारतवर्ष को बनाने का काम करेंगे। लेकिन आज धीरे धीरे करके वो सुलगती रही, आग चलती रही। तो आज जो देश के हितैषी थे उनको जो दमन किया या जो जिन्होंने उनको खात्मा किया है, उन लोगों को देश का हितैषी बता रहे हैं। जैसे एक वहाँ से शुरुआत हो रहा है गांधी जी से, जो राष्ट्रपिता थे, जिनको ये खिताब मिला था, और इसके बाद उनको जो कत्ल किया, जो जिसने गोली चलाई, उसको वो राष्ट्रभक्त बताते हैं और गांधी को देशद्रोही बताते हैं। वो तो इस बात को नकार रहे हैं, लेकिन उनके जो इस तरह के काम करने वाले को समर्थन दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो फिर ये तो साबित हो जाता है कि ये साजिश है, ये जो सरकार में बैठे लोग ही कर रहे हैं। आज उसका ही एक ये रूप है जो आज CAB जो पास हुई है। अगर इस देश जब सबका है तो सबकी नागरिकता होनी चाहिए था। ये नहीं कि नहीं, जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में जो अदर्स मुस्लिम जो प्रताड़ित हैं, उनको हम देश में नागरिकता देंगे और उनको यहाँ संरक्षण देंगे। तो ये बात बिल्कुल वो बात आती है कि जैसे इस देश में जो विष हो और उसको किसी उसमें लपेट दिया जाए, मक्खन वगैरह में,
और वो दिया जाए, ऐसा दे रहे हैं क्योंकि मुसलमान को अलग करने की एक साजिश बन रही है। जो मुसलमान को अकेले अलग नहीं कर रहे हैं, ये देश के उस तमाम वंचितों को अलग करने का काम कर रहे हैं। जैसे उनको ठीक है, एक तरह से तुम उनको फायदा देने जा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ उसको तो अधिकार से, हक से वंचित करने जा रहे हो कि भाई वो अभी तक मतलब इतने दिन से यहाँ रह रहा था, वो यहाँ का नागरिक था, नागरिक के सारे उसको सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन इसके बाद तो उसकी नागरिकता खत्म करके फिर से नागरिकता देने का काम करोगे, तो उनका भी नुकसान है। और दूसरा, मुसलमान को अलग करके आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो, जबकि यह देश सबका है। तो फिर जितना उनका देश है उतने मुसलमान का भी देश है, उतने दलित का देश है, उतने पिछड़ों का देश है, ये सभी का देश बराबर है। तो नागरिकता सबकी होनी चाहिए थी, नागरिकता बिल की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने किया। तो इसके बाद हम लोग एक नई रणनीति के तहत इसका मुकाबला करेंगे। और हम सर, ये हमारा जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरी कंट्री है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वाज़ेह तौर पे ये बात लिखी हुई है कि मज़हब के बेस पे कोई तफरीक नहीं होगी, और ये जो बिल है सरासर मज़हब बेस्ड है। तो ये बिल कैसे मंजूर हो रहा है? और जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर लोगों ने वोट दिया तभी ये मंजूर हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बात हमने कही, जो विकृत सामाजिक व्यवस्था है, जो विकृत लोगों का सिद्धांत है, तो वो काम कर रहा है कि आज इतनी नफरत पैदा कर दी गई है देश में हर समाज के साथ, कि आज वो नफरत का इतना हो गया कि आज मुसलमान के खिलाफ खड़ा हो गया। आपस में नफरत है, वो अलग नफरत है, लेकिन ये दूसरी नफरत, सबकी नफरत, केवल मुसलमान से नफरत पैदा की गई है। कि ये बात कही गई है और ये बात लगातार कहते चले आ रहे हैं कि यह देश धर्म के आधार पर बटा है, तो इनका पाकिस्तान देश है, इनका ये देश नहीं है। ये लोगों को महसूस कराएगा। आज गांव देहात में जब हम जाते हैं, जब बात करते हैं, तो कल ये ठीक हो रहा है कि मुसलमान यहाँ से चला जाएगा तो हम सब लोग जो है यहाँ ठीक से रहेंगे, और वो हमारी संपत्ति, वो सब उनके वो जो हैं वो सब हमें मिल जाएगा। जबकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। यह देश धर्म के आधार पर नहीं हुआ, वो क्षेत्रीय आधार पर वो हुआ, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब इस संविधान में सबकी बराबरी निहित है, जब यह देश निर्माण हुआ, जब देश भारतवर्ष के रूप में बना, ये किसी हिंदू के रूप में नहीं बना, हिंदू राष्ट्र के रूप में नहीं बना, तो ये पहले इसका स्वरूप है जब भारतवर्ष के रूप में है कि ये इस देश में सभी हिस्सेदार के रूप में होंगे, कोई मालिक और गुलाम या रिफ्यूजी नहीं होगा, सभी मालिक रहेंगे। तो सर, आपके ख्याल से ये नफरत की वजह से ऐसा हो रहा है? सर DK यादव साहब, आपका खैर मकदम है। जो सर इस वक्त पास होने के बाद हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक मुखालफत हो रही है, विरोध हो रही है। पार्लियामेंट में तो अक्सर लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, अब मुल्क में अक्सर लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो हमारा मुल्क जो अवाम पे डिपेंड करता है, जमहूरी है, तो अक्सर लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, हाउस में अक्सर लोग कह रहे हैं होना चाहिए। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जब से ये सरकार आई है, जी ये सरकार संविधान को नहीं मानती, जी जमहूरियत को नहीं मानती, जी जिसका परिणाम है कि सबसे ज़्यादा ये CAB की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब NRC सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में उत्तर भारतीयों के लिए जिसमें आसाम और ख़ास तौर से आसपास के लिए बनाया गया था, और उसमें उन लोगों को नागरिकता से जो 19 लाख लोग लगभग बाहर कर दिए गए, जो लोग यहाँ पर रहते थे और वो सब यहाँ के नागरिक थे, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट जिस ढंग से मांगा गया, जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया, उसमें 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया। और इसकी निगरानी जो अधिकारी जिसके जिम्मे था, जब उनको, इस सरकार को मालूम हुआ 14 लाख लोग हिंदू हैं, जी तो पूरे RSS के जो सरगना, जो इस थ्योरी को पेश करने वाले, उस मार्ग पर चलने वाले
आरएसएस के मोहन भागवत ने पूरे सरकार को उसने चेतावनी दिया कि इस एनआरसी से तो हिंदू सब ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, इसलिए इसको निरस्त करो। और उसी आधार पर ये सीएबी का सवाल आया और सीएबी लाने के पहले गृह मंत्री ने उसको निरस्त कराने का वक्तव्य दिया। जब उसमें इतना समय लगा, करोड़ों रुपया लगा, 3 साल 4 साल लग गए इतने एरिया के लोगों को एनआरसी करने के लिए, तो ये देश में सीएबी वो भी एनआरसी ही है। और सरकार का मकसद जो है देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का ये तरीका है, जिसके वजह से उन्होंने इस बात के लिए कहा और संविधान के खिलाफ कहा कि इसमें सिख, ईसाई और हिंदू और धर्म के लोग रहेंगे, मगर जो अल्पसंख्यक में खास तौर से मुस्लिम, उनका जिक्र नहीं किया। सिर्फ एक शब्द जोड़ देने से ये इसमें किसी को आपत्ति नहीं होती कि जो भी वहाँ से आएगा इन देशों से, उनको सबको जो है हम वो एक भाव से देखेंगे। उनको नागरिकता के सवाल पर और चाहे रिफ्यूजी के सवाल पर जो भी होगा एक नियम एक तरीके से देखेंगे। लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया, सर उसके विपरीत काम किया। जो एनआरसी आसाम में लागू हुआ और एक लंबे समय तक पूरा प्रोसेस हुआ, खासा पैसा उस पर, मुल्क का पैसा, टैक्स का पैसा खर्च हुआ, हमारे जी 16,000 करोड़ खर्च हुआ। जो वहाँ के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं वहाँ के आसाम के, उन्होंने कहा हम नहीं मानते हैं। हमारे खुद जो वजीर दाखिला जी हैं उन्होंने भी कहा, ऐसे कुछ कहा। अब फिर कह रहे हैं पूरे मुल्क में नाफिज करेंगे। तो एक जगह एक एक्सपेरिमेंट किया, तजर्बा किया, अब फिर पूरे मुल्क में करेंगे। देखिए पूरे मुल्क में करना है और बता रहे हो, तो अभी तो सिर्फ आप जो है जब वहाँ एनआरसी लाए थे और ये सवाल उत्पन्न हुआ तो सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्यों चर्चा करते हैं? पूरे देश के जिस बॉर्डर एरिया है, जैसे चाइना है जी, और आपका नेपाल है जी, श्रीलंका है जी, वो तमिल जो है आए हुए हैं। तो इन सारे को करने का मतलब जब हो तो समझ में आवे। आप तो संविधान के वो धारा को जिसमें धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, ये प्रेमबुल में लिखा हुआ है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको आप मिटाने जा रहे हैं। तो आप जो है धर्म के आधार पर आप इसको जो एनआरसी या सीएबी ला करके जो काम कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने के, देश के भाईचारा को समाप्त करने तो सर, और ये कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बंगाल के चीफ मिनिस्टर और कई चीफ मिनिस्टरों ने कहा कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, सीएबी पास कर लो। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि देश के जो सेकुलर फोर्सेस है, जनता है, वहाँ से पास भले करा लिए हो, लेकिन देश की जनता इसको पास नहीं इसलिए करेगी कि गांव में, मोहल्लों में सब रहने वाले एक दूसरे को भाई, चाचा, दादा ये सब संबोधित करके करते हैं। कोई न हिंदू और मुसलमान और इस तरह के फिरका परस्ती, ये बीजेपी और बीजेपी की सरकार और आरएसएस के नीतियों की वजह से ये देश में फूट डालने की बात कर रहा है। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि फिर एक और देश बनाने की आप बात कर रहे हो तोड़ करके, ये जो सारा संविधान के खिलाफ है। और इससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जन्म जाए और मौका होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, चैलेंज करेंगे, क्योंकि मुस्लिम का सिर्फ सवाल नहीं है, ये देश के संविधान के और देश के भाईचारा और जनता का सवाल है। इसलिए इसको हम लोग जन आंदोलन के रूप में विकसित करेंगे। सर अगला सवाल हमारा इसी हवाले से है कि पास तो कर लिया, अब जो यहाँ के सेकुलर लोग हैं, आप जैसे सोचने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए? कुछ लोगों ने तो विरोध करना शुरू किया, लेकिन क्या लगता है कि इस विरोध से कुछ फायदा होगा? देखिए, विरोध से फायदा होगा और ये लागू नहीं होगा।
जैसे आसाम का एनआरसी लागू नहीं कर रहे जी। हैं, तो ये सीएबी भी देश में लागू नहीं हो सकता। जहाँ जनमानस जो है तैयार हो जाएगी तो इनके तख्ता पलट जो है बहुत कम ही समय में इनकी तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। और जन आंदोलन जो है कभी नहीं चाहता। और दुनिया के अंदर यही देश भारत नहीं है, दुनिया के अंदर जो लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, चाहे किसी कौम के हैं, सब लोग जो है इसका विरोध के स्वर में आगे आएंगे। और ये इस देश में नहीं, दुनिया के तमाम देशों में आया कि अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला को भी आप एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके भी खिलाफ आप काम कर रहे हैं, जो सरासर हमारे संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और लोगों ने मिल करके बनाया, वो उसको बर्बाद करना चाहते हैं। आप इस देश के झंडा को नहीं मानते, आप इस संविधान को नहीं मानते, और दिखावा के रूप में कहते हैं कि कोई किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और सरासर इस देश में अत्याचार हो रहा है, प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। और 370 में लोग आज कैद किए गए हैं मकानों में, सारे वहाँ कोई नॉर्मलसी नहीं है। जब वहाँ के कोई नेताओं को बंद किया है, तो जो लोग नेतृत्व करते हैं वहाँ आज भी भुखमरी की स्थिति है, कोई मदद नहीं हो रही है। और देश के अंदर ये इसलिए भी लाया गया है कि हकीकत से दूर किया जाए, जिसमें निजीकरण कर रहे हैं, जिसमें उद्योग बर्बाद हो रहा है, कृषि बर्बाद हो रहा है, जनता की आमदनी नहीं हो पा रही है, परचेजिंग पावर घट गया है। आज छोटे व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी सारे के सारे किसी भी कौम के हों तबाह हो रहे हैं। उनके संरक्षण देने के लिए देश की जनता आगे आएगी और ऐसी सरकार को जो है सबक सिखाएगी, और दुनिया इसको मानेगी नहीं। ठीक है सर। पीसी कुरेल साहब, आप ये कह रहे थे कि हम कुछ विरोध के लिए राजनीति कुछ प्रोग्राम सोच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से विरोध होना चाहिए कि जो इफेक्टिव हो? देखिए, विरोध तो लगातार देश में चल रहा है, क्योंकि ये विकृतियां हैं। और जो हमने पहले मनवाद और ब्राह्मणत्व की बात कही, तो उसका विरोध लगातार हो रहा है और ये होगा। इससे फायदा हाँ उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो आंदोलन का जो धार दिया है, जो बनाया है, ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, ये एक आंदोलन है। ये हम इस देश में, यह देश सबका है और ये संविधान कहता है, और इसी आधार पर संविधान बनाया गया है। और देश के लोगों को ये महसूस कराया गया है, हर व्यक्ति ये कहता है देश हमारा है, जो देश में रहने वाला है वो गर्व से कहता है ये देश हमारा है। लेकिन आज तक देश उनका बन नहीं पाया है, क्योंकि ये विकृतियां इसी बीच में आती हैं जो उनको कहीं ना कहीं अलग करने का काम करते हैं। तो इसलिए हमने एक मुहिम जो बनाई है, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, तो ये प्रतिनिधित्व का सवाल है। इस देश में हर स्तर पर प्रतिनिधित्व के लिए हम संघर्ष करेंगे, कि वो चाहे न्यायालय हो, चाहे राज सत्ता हो, चाहे आपका प्रशासनिक विभाग हो, चाहे कल कारखाने हो, चाहे आम रोजगार के संसाधन हो, उनमें सब हम कर। हाँ, कुछ मानने को तैयार नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार है, लेकिन बात तो वो यही कहती है, जो मैं कह रहा हूँ ना, उसी को बात को कहती है। लेकिन इसको हम लागू करने का काम करेंगे ना। जैसे उसने कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। मेरा कहना है, अगर सबका साथ मिला है आपको, तो सबका जो है विकास के लिए काम करो। तो सबको विकास के लिए तब होगा जब आप इस देश में जो भूमिहीन किसान है, उनको जो मानक, सरकारी मानक बनाए हो 3.25 एकड़ का, तो 3.25 एकड़ उनको जमीन मिलनी चाहिए। अगर नहीं आप दे पाए हो, अगर जमीन नहीं है बताते हो, तो जो नदी नाला तालाब, जो सरकारी भूमि वन की जमीन है, उसमें उसका हिस्सा कायम करो और मानक दूने कर दो, उसका हिस्सा कायम करो। दूसरी बात है, शुरुआत यहीं से होता है, साझेदारी का मामला। इसके बाद हम इस देश में सबको काम से जोड़ने का काम करो। भाई, चूंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको नौकरी दो। नौकरी नहीं दे सकते हो तो उनको, जो आपने कहा 15 लाख रुपया जेब में डाल देंगे, जो आपने कहा कि 2 करोड़ हर वर्ष हम रोजगार देंगे, तो उसमें से कोई काम नहीं किया। लेकिन इसको हम, जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है, इस पर काम करेगा। लोगों के दिमाग में चीज जानी चाहिए, और जो लोग वंचित किए गए हैं या वंचित हो रहे हैं, वंचित किए जा रहे हैं, तो उनको ये बात बताकर और अपना एक आंदोलन करो और सरकार से जवाब मांगो और सरकार के आगे प्रस्ताव रखो कि हमें काम दो, न्यूनतम वेतन दो। 2,000-4,000 नहीं, न्यूनतम वेतन जो 15,000 रुपया है, उसको मासिक वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए।
अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हो तो उसको आवश्यकता अनुसार 1 लाख से और 15 लाख तक बिना ब्याज के 10 साल के लिए आप धन मुहैया कराओ संसाधन के रूप में, जिससे कि वो काम कर सके और अपना परिवार का पालन कर सके। तो और इस तरह का आंदोलन करके, जैसे इस देश में जो वृद्ध है, विकलांग है, विधवा है, जो नेतृत्व से जुड़े हैं, प्रधान है, बीडीसी है, डीडीसी है और सभासद है, ये जो तमाम चुनाव से जुड़े हैं जो पद है, तो इनको पेंशन का सवाल है कि जो न्यूनतम पेंशन जो 10,000 रुपया पेंशन इनको मिलनी चाहिए। कैसे दोगे ये तुम्हें तय करना है। और जिस दिन हम या भागीदारी का आधार सिद्धांत अगर सरकार में आता है तो ये सब चीज की व्यवस्था करेगा। और जो आप जो सीएबी वगैरह जो चला रहे हो, एनआरसी वगैरह चला रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं थी। और देश के लोगों को हम ये चीज बताएंगे कि ये जो लोगों को निकालने की जो बात कर रहे हैं, देश में इतने और लोग बसा दिए जाएं तब भी उनको रोजगार मिल सकता है, तब भी उनकी पूर्ति हो सकती है। यह देश सबका है, देश किसी एक का नहीं होता है। अगर देश के बाहर विदेश में जो लोग बसे हैं, फिर वहां के लोग इनको निकालेंगे। जब तुम इस तरह प्रक्रिया चलाओगे तो ये देश के में जो माहौल खराब होगा, देश फिर जो है दूसरा इस बनाने का कोशिश करेगा, क्योंकि अपने अधिकार के लिए कोई वंचित नहीं रहना चाहता, अपने अधिकार लेने के लिए तैयार होगा, फिर हिंसा का रूप आएगा। तो इसको रोकने के लिए हम राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का चलाने का काम करूंगा। और लोगों से जो बात हो रही है, और बहुत जल्द हम निकलने वाले हैं, और हम इनको आरएसएस की सोच को और भाजपा की सोच को मैं कमजोर कर दूंगा, खत्म करेगा। क्योंकि सिस्टम ऐसा हमने बनाया है कि जिस दिन अपने अधिकार के लिए लोग खड़े हो जाएंगे, आज तो हम समझ नहीं रहे, जो छुटपुट घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं हो रही है उसके लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग बटे जा रहे हैं। हम लोग सबके समस्या का समाधान के लिए एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जिससे लोग अपनी जनशक्ति को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, और इस देश की जो इस तरह की जो सरकारें हैं उनको बदल दें, इस तरह की सोच को बदल दें। अगर सोच रखते हैं तो उसके साथ वही सबूक हो जाएगा, या तो जेल में होंगे, या पागलखाने में होंगे, या फिर इस देश में उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सर, इधर हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त की, उसका जो दूसरा टर्म है, उसमें हम कोई बड़ा काम नहीं देखते हैं, सिवाय ये कि 3 तलाक, कश्मीर, सीएबी, ये सारे इश्यूज हैं। और अब तक कोई आंदोलन नहीं हुआ है। आज आप सर कह रहे हैं कि आंदोलन उठाएंगे, और भी लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग सड़कों पे भी हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल गुजरा और कोई काम नहीं हुआ, तो पब्लिक में आज तक क्यों नहीं वो चीज आई कि हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है खाली। देखिए, बात यह है, अभी तक का जो सवाल रहा और जो अभी चल रहा है, तो पब्लिक के अंदर ये सोच पैदा नहीं की गई। पब्लिक के अंदर हम लोग अपने अपने जो घटना जिससे सम्मिलित होती है, वो वर्ग उत्साहित होता है, फिर उनके साथ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, तो वो अधूरा रह जाता है। और आंदोलन तो हो रहे हैं, आंदोलन में कमी नहीं है, लेकिन आंदोलन बड़े आंदोलन होंगे। अगर इन सभी आंदोलनों को एक जगह जोड़ दें तो इस देश में उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, उन इस तरह की प्रक्रिया चलाने वाले को। तो उसको जोड़ने का काम राष्ट्रीय भागीदारी से करने जा रहा हूं कि मतलब कि आप आंदोलन कर रहे हो, अपने अधिकार के लिए कर रहे हो, तो आओ एक जगह खड़े हो। आपका जितनी ताकत है उतना जो है प्रतिनिधित्व भी ले लो। जैसे आप चुनाव होता है, चूंकि राजनीतिक काफी वो मामला पड़ता है, जिसलिए लोग अपने को अध्यक्ष, अपने को पार्टी का नाम बनाए रखते हैं कि नहीं हमारा अधिकार हो। तो हमारा कहना कि जो तुमने जितना संख्या जोड़ी है या जितने लोग तुम्हारे साथ हैं, उतना के आधार पर आप अपना हिस्सा लो और चुनाव लड़ो, अपने राजनीति में जाओ। दूसरी बात है, हम सरकार बनाने के लिए हम आंदोलन नहीं चला रहे हैं, हम सरकार बनवाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं कि सरकार इस देश में उन लोगों की बने जो देश में भाईचारा चाहते हैं, जो लोग देश में इंसानियत चाहते हैं, जो एक दूसरे की मदद में खड़ा होना चाहते हैं, जो इस देश के आरएसएस के और भाजपा के विरोध में हैं, जो इस देश की जो विकृत मानसिकता के विरोध में है। ऐसे लोगों की सरकार बने, और उसमें कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो सकता है। सवाल और हम करना चाहेंगे कि इस वक्त विरोध में कई एनजीओ, सियासी पार्टी और भी लोग सड़क पे आ रहे हैं, और आप भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी है, जो आपकी एनजीओ जो भी है, उसकी तरफ से आंदोलन चलाएंगे। तो आपने खासा काम क्या होगा, फिल्म में आप रहे होंगे, तो आपको लग क्या रहा है कि आप जो आंदोलन करेंगे और जो कुछ हो रहा है, उसका कितना असर होगा? देखिए, उसका असर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इस तरह के आंदोलन चले नहीं। एक आंदोलन चला था जब मंडल कमीशन के रिपोर्ट तब चला था, वो अगर आंदोलन चलता रहता, चूंकि ये जो इंसानियत में है, जो सदाचार वाले लोग हैं, जो मानवता को रखते हैं, तो वो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए वो जो है सहनशील होते हैं। तो वो जब मंडल का चला, तो इसके बाद वो धीरे धीरे वो काम करते रहे,
उन्होंने कमंडल का जो नाम लिया, कमंडल चला दिया, आस्था से लोगों को जोड़ दिया। आज जो है देश में उन्होंने जो एक धरोहर थी तो उसको भी तोड़ दिया, और सुप्रीम कोर्ट भी उसको मान लिया कि नहीं, बाबरी मस्जिद थी, इसको तोड़ा गया। तो इस तरह से उन्होंने लोगों के खिलाफ एक मुहिम बना दी। तो आज बाबरी मस्जिद का हुआ, फिर तमाम गुरुद्वारों पर कब्जा है, और इस तरह से जो है चर्चों पर, बौद्ध विहारों पर। तो ये जो उनकी घटनाएं हैं जो करते चला है, लोगों को अलग अलग बांटने का काम कर रहे हैं कि वो एक साथ न कभी खड़े हो जाएं। आज इस देश में मानवता का जो आधार है, जो मुस्लिम में समाज में सबसे बड़ा पाया जाता है, और उस आधार को कहीं ये बाहर डला दें, कहीं उस आधार पर इस देश के जो वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको कहीं साथ में न खड़ा कर लें, जो इस देश में मानवता आ जाए। तो इसलिए सबसे पहला प्रहार मुसलमान पर करना है, मानवता को तोड़ने के लिए। इस तरह वो कर रहे हैं, लेकिन इसको हम प्लस इस तरह से कर रहा हूं कि हम सबके राइट के लिए, या देश सबका है तो सबको एक साथ खड़ा करो, और सबके अधिकार जिसका जिसका बनता है और उसको उस तरह उसको मिलना चाहिए, और उसके राइट को हमें देने का काम होना चाहिए। जब जिस दिन हम राइट में उनके शामिल कर देंगे तो एक ताकत बन जाएगी, वो राजनीतिक ताकत होगी। अभी हम सोशल सामाजिक चला रहा हूं, लेकिन हम राजनीति को जरूर एक रास्ता देना चाहता हूं कि राजनीति के बगैर कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए राजनीति को करना बहुत जरूरी है। और लोग जो कहते हैं कि हमें राजनीति से मतलब नहीं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सम्मान से रहना चाहते हो, अगर अपने हक से इस देश में रहना चाहते हो, तो फिर राजनीति के बारे में समझने का काम करो, और राजनीति नहीं कर सकते हो दूसरे करवाने का काम करो। क्योंकि देश में अगर आप सम्मान चाहते हो, अगर आप हिस्सेदार बन के रहना चाहते हो, मालिक बन के रहना चाहते हो, तो फिर उन विकृतियों के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा और उनको नस्ते नाबूद करने की तरफ चलना होगा। तो जहाँ पर आंदोलन हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, जगह जगह पर गांव शहरों में हो रहा है, लेकिन उसको दिखाया नहीं जाता। सिर्फ उनको दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है। ये देश के मीडिया और इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इनकी जो भी मजबूरी है, लेकिन फिर भी उनको दिखाना चाहिए और करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है और तमाम आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन एक दो चैनल को छोड़ करके कोई दिखा नहीं रहा है। और आज जो है देश में 8 जनवरी 2020 में देश के मजदूर आंदोलन और किसान 8 तारीख को देश भर में आंदोलन करने जा रहे हैं। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। और ये आंदोलन विस्फोटक होगा, क्योंकि देश की जनता पूरा तबाह हो रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है, और देश के संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है। और अभी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें हमको कहने में कोई हर्ज नहीं महसूस होता, क्योंकि धारा 142 का दुरुपयोग करके जो है सारे तथ्यों को वो मस्जिद के फेवर में होने के बावजूद आस्था के नाम पर जो एस्टैब्लिश कर दिया गया है, ये बहुत गलत है। और ये पूरी देश की जनता भाईचारा चाहती है, और इसीलिए दोबारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, और देश की जनता इसको समझेगी। इन सवालों को लेकर के भी हम लोग साथ में लड़ेंगे, और आंदोलन जो हो रहा है उसके सारे के सारे हम लोग पूरे प्रदेश में, देश में भ्रमण करके 1-2 महीना के अंदर ये तथ्यों को लाएंगे। ये सरकार जो गलत काम कर रही है जनता के सामने टिक नहीं पाएगी। भरोसा होना चाहिए जनता को, और इनके उतनी संख्या नहीं है, केवल जो है जिसके लाठी उसका भैंस के सिद्धांत पर जो चल रहे हैं, न संविधान को मानते हैं और न देश की नागरिक को मानते हैं। इसके खिलाफ देश के दुनिया के अंदर मूवमेंट बड़े पैमाने चलेगा। और देखिएगा, हम कुछ ही दिन में ये जो आएंगे कहेंगे कि नहीं साहब, ये इसको खाली चुनाव के दृष्टिकोण से, 24 के दृष्टिकोण से, जो इन्होंने लोगों को मकान नहीं दिया, उद्योग धंधे बर्बाद हुए, उसको पटल पर ना आवे, इसलिए कुछ देना ना पड़े जनता को। ये जायदार घराने और बड़े बड़े जो कारपोरेट जगत के लोग हैं, उनके इशारे पर सरकार चली है। इसको जनता माफ नहीं करेगी, ऐसे जो सारे होगा। और हम मांग करते हैं कि जल्द सरकार इसको पुनर्विचार करे, और जो CAB लाया है, वो जो तरीका जो संशोधन का दिया गया है जन से, उसको भी शामिल करते हुए करे। और नहीं तो जो है देश की जनता
उनको उखाड़ देते हैं। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया हमारे पीसी कुरेल साहब और शुक्रिया डीके यादव साहब। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक गुजारिश और है कि जो छोटा छोटा एडवर्टीज़मेंट चलता है उसको भी थोड़ा सा देखिए, ताकि जो हमारी टीम काम करती है उनको थोड़ा सा और हौसला मिले, हिम्मत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।